अलाउ किया है ना? हाँ सर, वो अभी वो सर से बात कर लो एक बार, जिन्हें इंस्टॉलमेंट में भरना है या कुछ। हमें फिक्स पता नहीं है कि क्या है। एक बार सर से बात कर लो, हम भी बात करके तुम्हें बताते हैं। अभी क्योंकि पेमेंट कोई मत करो। हम्म। हाँ, एज पर माई नॉलेज ऐसा मुझे पता चला है कि इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, बट बिफोर दैट यू शुड टेक द परमिशन। इसलिए जिन लोगों को हम्म। इंस्टॉलमेंट में देना है, प्लीज कॉल टू विनायक डोईफुडे एंड टेक द परमिशन, एंड देन ओनली यू कैन गो विद दैट इंस्टॉलमेंट। एक बार सर से बात कर लेना। हाँ। ओके। Okay, now we are going to understand the second unit, that is execution unit. जैसे 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर में दो यूनिट्स मैंने बात किए थे, वो पहले ऊपर वाला था BIU और नीचे वाला है EU. So EU stands for execution unit. EU stands for execution unit. So I want everyone to write down fast. What are the functions of EU? Number one, what are the functions of EU? You will write down side by side. I will explain you. The first one, एंड ये जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज इन द सीक्वेंस फंक्शंस, और जिस स्टेज में ऑपरेशंस होते हैं, या फिर सॉरी, जिस स्टेज में फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, वो हिसाब से मैं आई विल बी गिविंग यू द फंक्शन. सो द फर्स्ट वन, राइट डाउन. इट टेल्स BIU where to fetch the instruction or data from. It tells BIU where to fetch the instruction or data from. It tells BIU where to fetch the instructions or data from. अभी आपको पता है ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर के ऊपर क्या है. इंस्ट्रक्शन, ये मैंने सिर्फ एग्जीक्यूशन यूनिट बनाया है, इसके ऊपर आपको पता है BIU है. तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल के ऊपर आपको पता है इंस्ट्रक्शन क्यू है. तो अज्यूम नाउ एक इंस्ट्रक्शन आ गया अंदर, ALU में ऑपरेशन चल रहा है. अभी आपको पता है, सपोज इंस्ट्रक्शन है एड A comma B. Suppose I am giving an example, add A comma B. ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ALU में. ओके. नाउ अभी मुझे नहीं पता है A कहाँ पे B कहाँ पे. तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ EU टू टेल BIU कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच करना है. या फिर ये एड जो है, इसका जो ऑपकोड है, या फिर एड का जो कोड है, that is stored into the instruction code, that is a code segment. So even it tells that where to fetch the instruction or data from. कहाँ से वो डेटा लेना है, कौन सा डेटा, A और B. और ये ऐड जो है, क्योंकि ये आपको पता है ये मशीन में काम करेगा, मशीन कोड में. तो ऐड का ऑपकोड विल बी फेच फ्रॉम द कोड सेगमेंट, एंड डेटा विल बी फेच फ्रॉम द डेटा सेगमेंट और फ्रॉम एक्स्ट्रा सेगमेंट. In general, I will say the data will be fetched from the code segment. Data segment. तो डेटा किधर है और ये ऐड का ऑपकोड किधर है, एवरीथिंग ये EU will tell to BIU कि कहाँ से वो लेना है. ये कब पता चलेगा, जब एग्जीक्यूशन होगा तभी पता चलेगा कि A और B मुझे कहाँ से लेना है. सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड वन, राइट डाउन. टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन. अभी एक बार वो फेच हो गया, EU में आ गया. EU में आने के बाद वो डिकोड करता है. कैन यू सी इंस्ट्रक्शन डिकोडर का मतलब होता है आई शुड नो कि एड मीन्स एक्चुअली मुझे क्या करना है. सो दिस एड इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग डिकोडेड. तो इसको पता चलता है कि एड मीन्स मुझे A+B करना है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. सो इंस्ट्रक्शन जो भी लिखे रहते हैं, मेरे पास सपोज 5 इंस्ट्रक्शन है. एवरी इंस्ट्रक्शन हैव टू बी डिकोडेड. सो डिकोडिंग का काम कहाँ पे होता है, इन द EU. सो एवरी इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड इन द EU. बाय विच ब्लॉक, बाय दिस ब्लॉक, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल यूनिट. और दिस इज द ब्लॉक विच इज रेस्पॉन्सिबल टू डिकोड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन. इसलिए ये तुरंत इंस्ट्रक्शन क्यू के बाद तुरंत है ये. ओके. सो दिस इज योर सेकेंड. आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है, वहां पे मुझे पूछो. ओके. थर्ड वन, राइट डाउन थर्ड वन. टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन.
मेरा भी ब्लूटूथ स्पीकर है, ये हो गया, डिस्चार्ज हो गया टोटली। अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग विद ब्लूटूथ माइक। यस ओके, सो द थर्ड वन, अभी ये डिकोड हो गया। डिकोड होने के बाद वो ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो कहने से आफ्टर डिकोडिंग आई वांट टू एग्जीक्यूट, सो एग्जीक्यूशन विल बी हैपनिंग। मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर हैपन इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, इसलिए इसका नाम क्या है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, तो थर्ड का क्या मतलब है, टू एग्जीक्यूट, या फिर आप बोल सकते हो वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम कहां पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे एएलयू में होता है। ओके, that is your third. Fourth one, please write down. It performs various internal operation. 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 अभी आपका जो डेटा आप लेते हो, डेटा लेने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट एएलयू में नहीं जाता है। उसके पहले उसको टेम्परेरी रजिस्टर में रहना पड़ता है। It has to be in the temporary register. So we'll be talking about this register. So the data will be first, the data first will go to this particular temporary register, and after that from this temporary register it will go to this ALU. So these are called as internal operations. These are called as internal operations. So EU का और दूसरा क्या काम है, it performs various internal operations. It performs various internal operations. The fifth one, stores the result in internal register. Fifth one, stores the result in internal register. Stores the result in an internal register. आपको पता है, ये देखो एएलयू दिख रहा है आपको, यहाँ पे सपोज इंटरनल ऑपरेशन हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कहां से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकला, then it will go again and temporary again it will be stored here in the internal register. एएलयू का रिजल्ट आ गया, सपोज ए और बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो फिर से इधर गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज बस, दिस इज कॉल्ड एज बस, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक दिस इज कॉल्ड एज system bus, because here there might be address, there might be data, there might be control signals. ओके, लेकिन अगर ALU का रिजल्ट आ रहा है तो दिस विल बिकम डेटा बस, अगर ALU का रिजल्ट आ रहा है तो दिस बिकम डेटा बस। ओके, तो आपका डेटा, जो डेटा है, जो रिजल्ट है, दैट विल बी इंटरनली स्टोर्ड टेम्पररी इन दिस रजिस्टर। ओके, तो इसलिए फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, स्टोर्स द रिजल्ट्स इन इंटरनल रजिस्टर, स्टोर्स द रिजल्ट इन इंटरनल रजिस्टर। ओके, then comes the sixth point, the sixth function. This is more important. Update the offset update the offset address. Update the offset address, register, and status flags. I'm repeating. Update the offset address, registers, and status flags. So this is the sixth one. ये sixth वाला मैं आगे सिखाऊंगा. I will explain you the sixth point. Okay. Now write down the heading as functional parts of EU. जैसे वहां पे functional parts हमने 3 में स्प्लिट किया था, वैसे ये EU के functional parts कौन है, क्या है. Now it is divided into 5 functional parts. So which are they, we'll see. And we'll see one by one. तो आपने हेडिंग क्या लिखा है, functional parts of EU. Functional parts. So we'll go one by one. Functional part is here. The first functional part is here, and that is called as, write on the first one. That is general purpose register. General purpose registers. शॉर्ट में इसको लिखते हैं GPRS. General purpose registers. So this is the first functional part. Now where is the general purpose register? Your general purpose register is here. It is here. So how many
general purpose registers we have total 4 general purpose registers. We have total 4 general purpose registers, and these are AX, BX, CX and DX. आप इसके साइड में लिख सकते हो, इसके AX, BX, CX and DX. आपके पास 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है. And what is the size? The size of AX, BX, DX, CX and DX is 16 bits. The size of AX, BX, CX, DX is 16 bits. But AX is split into AH, AL. BX is split into BH, BL. CX is split into CH, CL. DX is split into DH, DL. So that's why the size of AH is 8 bits and the size of AL is 8 bits. AL, YL because of lower 8 bits. YH because of higher 8 bits. YA because this particular register is called as AX. This whole register is called as BX. This whole register is called as CX. And the whole register is called as DX. If I want to use the whole register 16-bit, you will have to write down X. If you want to use only 8 bits, it can be lower 8-bit or higher 8-bit. You have to write down AL or AH, BL or BH, CL or CH, DL or DH. I hope you have understood. So these are the four general purpose registers. These are the 4 general purpose registers. So पहला functional unit हो गया. पहला functional unit हो गया. Please समझ में नहीं तो वहां पे मुझे पूछो. Then come one. Hello, Write sir. down the second functional part. That हेलो pointer सर. and index register. Second one. आई थिंक सर को आवाज नहीं आ रही आवाज है. नहीं आ रही है हमारी. हाँ. Pointers हेलो सर. and उनको कॉल कर दो. index मैं करता हूँ कॉल सर को, 1 मिनट मैं लीव registers. करता हूँ. Pointers and index registers. Pointers and index registers. So pay attention. This is very important. This is very important. Important. Pointers and index registers. So where is the pointer and index registers? How many? हो का? काहीतरी प्रॉब्लेम आला वाटतं. एक मिनिट मी चेक करतो. हाँ. एक मिनट है. मेरी शायद आपको आवाज आ रही है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है. लेट मी चेक. हाँ मनीष बोला था. हॅलो सर. हॅलो येतोय सर. आवाज? येस आता आवाज येतो. माझा स्पीकर ओके, म्यूट वर होता. माझा चालेल. स्पीकर हाँ. यस. एनीवन हैज एनी डाउट? सर ये जीपीआरएस में क्या लिखना है हम लोगों को? जीपीआरएस में आपको लिखने का नहीं है. आपने AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL लिखा है, तो हाँ. इसके इक्विवेलेंट में यहाँ पे लिखो DX, CX, BX, ओके वो अपडेट कर दो सर डायग्राम में. और मतलब इसमें कुछ लिखना नहीं है हम लोगों को. हाँ इसके अंदर आप लिख सकते हो AH कितने बिट का होता है? 8 बिट का. AL कितने बिट का होता है? 8 बिट का. तो आप AH 8 बिट, AL 8 बिट, वैसे BH 8 बिट, BL 8 बिट. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. सर डन. सर हाँ सर आपने कुछ वो लोअर और हायर का बोला था बिट वाला, वो क्या था? हाँ मैं बताता हूँ. ये आपका AX जो है ना, ये अगर मैं पूरा ये रजिस्टर यूज करता हूँ ना, तो उसकी साइज होती है 16 बिट की. लेकिन ये 16 बिट है ना, दो रजिस्टर्स में स्प्लिट हुए. हाँ. अगर पूरा 16 बिट मुझे अगर कंसीडर करना है तो मैं उसको AX बोलूंगा. लेकिन मुझे अगर 8 बिट में अगर स्प्लिट करना है तो मैं कहूंगा AL और AH. L stands for lower 8 bits and H stands for higher 8 bits.
Okay, sir. L is lower, H for higher. AL means lower 8 bits and AH is higher 8 bits. Yes, any more questions you have? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Now I was talking about the pointers and index register. This is very important. Pay attention. So under this pointer and index register, please write down. We have two pointers. We have two pointers. We have two pointers. Write down pointer number 1. Write down 1. And that pointer का नाम है stack pointer. वो pointer का नाम है stack pointer. In bracket write down SP. In bracket write down SP. तो मैंने क्या बताया आपके पास दो पॉइंटर्स है. एक का पॉइंटर का नाम है स्टैक पॉइंटर, उसको शॉर्ट में लिखते हैं SP. और दूसरे पॉइंटर का नाम है बेस पॉइंटर, उसको शॉर्ट में लिखते हैं BP. So pointers are two, stack pointer and BP. Stack pointer and BP. Now where is your stack pointer and BP? Can you see here? Can you see here? Stack pointer SP. And if I ask you what is the size of stack pointer, the answer is 16 bits. The answer is 16 bits. So your stack pointer is here and your base pointer is here. Stack pointer and base pointer. आपको पता होगा in your segments you have a stack segment और stack segment का offset address कौन बताता है? Stack pointer. तो stack pointer किधर है? Stack pointer यहाँ पे है. वैसे ही एक बेस पॉइंटर होता है, वो बेस पॉइंटर यहाँ पे. बेस पॉइंटर का क्या यूज है हम बाद में देखेंगे. ओके. सो टू पॉइंटर्स SP एंड DP. नेक्स्ट इंडेक्स रजिस्टर्स, ये भी हमारे दो है. मैं जो कुछ बोल रहा हूं आप लिख सकते हो पैरेलली. टू इंडेक्स रजिस्टर्स, वन इज कॉल्ड एज सोर्स इंडेक्स given by SI and the other one is called as destination index given by DI. और दोनों का साइज 16 बिट्स ही होता है. Can you see your SI? SI is here. Can you see DI? DI is here. SI and DI. SI and DI. SI and DI. Can any one of you tell me where is your IP? IP is in BIU. Yes. IP is in BIO, which is the below register in the segment register. Okay. So your IP is there. In BIU, and other pointers SP, BP, SI, DI are in the EU. Okay. Pointers SP, BP, index registers are source index and destination index. ये actually हम बाद में डिटेल में देखेंगे. Okay. So this is about the second now. सर Go with the third. सर एक डाउट पूछना है मुझे. सर इंडेक्स रजिस्टर्स और पॉइंटर्स में सर डिफरेंस क्या है सर? तो इंडेक्स और ये जो है ना एड्रेसेस के जैसे वर्क कर रहे हैं ना? हाँ, yes. All together they will be called as a offset address. Okay, but stack pointer and base pointer are called as pointers, and two index registers which are source index and destination, they are called as index register. Why they are called as a pointer and why they are called as an index register, this thing we will study when I'll be talking about the instruction sets. Okay, अभी यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फिर उसको this is not the time where I should explain you. जब हम different types of addressing modes पढ़ेंगे, different types of addressing modes, in that case I'll be talking about these pointers and index register. Okay, you just remember these are called as pointers and index registers और उसका location कहाँ है यहाँ पे और उसकी size कितनी है 16 bits. बस इतना ध्यान में रखो. उसके functions everything I will explain the when I will be talking about the different addressing modes. Is it clear? Yes sir. Okay. Third one. The third one is your ALU. The third one is your ALU. So ALU के बारे में लिखो. This is simple. What is the size of ALU? 16 bit. क्योंकि आपका डेटा साइज ही 16 बिट है, आपका प्रोसेसर ही 16 बिट को हैंडल कर सकता है.
इसलिए ALU भी 16 बिट ही का रहता है। तो जितना प्रोसेसर का साइज होता है उतना ही ALU का भी साइज होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, जितना प्रोसेसर डेटा प्रोसेस कर सकता है इन वन गो, उसका ही ALU का भी साइज होता है। तो ALU का साइज होता है 16 बिट। जस्ट राइट ऑन वन सेंटेंस, इट परफॉर्म्स 16 बिट, it performs 16 bit or 8 bit arithmetic and logical operations। इसका मतलब क्या है, 16 बिट मैक्सिमम तक जा सकता है, लेकिन कम से कम 8 में जा सकता है। इसलिए मेरा जो AX है, अगर मुझे 16 बिट का डेटा हैंडल करना है तो आई विल बी यूजिंग AX, BX, CX या DX बिकॉज दे आर इंटरनल टेम्पररी स्टोरेज। लेकिन मुझे अगर 8 बिट का डेटा हैंडल करना है तो व्हाई आई शुड गो विथ AX? आई कैन गो विथ AL या फिर AH या फिर BL, BH, CL, CH, DL, DH बिकॉज उसकी इंटरनल कैपेसिटी है 8 बिट हैंडल करने। ओके, सो इसलिए ALU even though it is of 16 bit of size, it will perform 16 bit or 8 bit of arithmetic and logical operations. Okay, so this is the third one. Everything I am giving in short, nothing more than that. Okay, सर एक हाँ डाउट है हाँ सर। से फॉर एग्जांपल मैंने अगर कीबोर्ड से सर इनपुट दिया अगर, तो सर वो पहले रजिस्टर्स में स्टोर होगा सर कि मेमोरी में स्टोर होगा? आपका जो भी जाता है पहले मेमोरी में जाता है, और बाद में जैसे इंस्ट्रक्शंस EU में एग्जीक्यूट होते हैं, वैसे ये EU BIU को बताता है कि वो डेटा मेमोरी में कहाँ पे है। तो वो डेटा मेमोरी में आके प्रीफेच हो जाता है और बाद में वो यहाँ पे आके ELU में ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप जब डेटा देते हैं वो डायरेक्टली जाके मेमोरी में जाता है और बाद में मेमोरी में से आता है वो आपके प्रोसेसर में, और प्रोसेसर के कौन सी यूनिट में जाता है? पहले सबसे पहले यूनिट में जाता है BIU के, और बाद में BIU से आता है EU में। क्लियर? ओके ओके सर। हाँ। So now we are going with the fourth one. The fourth one is called as flag registers. It is also called as status flag. फ्लैग रजिस्टर्स, या फिर उसको भी कहा जाता है स्टेटस फ्लैग। वो कहां पे है? वो है इधर सबसे नीचे यहाँ पे फ्लैग्स। ओके, वो यहाँ पे है। इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज है 16 बिट। सो ये स्टेटस फ्लैग में अलग से पढ़ाने वाला हूं ये होने के बाद। ओके, अभी नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये होने के बाद I will take this as a separate one. This is very important, that's why I will be taking a separate one after completing this. Okay, for time being you can just write down the fourth point as flag registers. It is a status flag and you can just mention it is of 16 bit. उसकी साइज कितनी है? 16 बिट की है। just write down this much. उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या रजिस्टर्स होते हैं, everything we'll see as a separate topic. Okay, so the fourth one is flag registers which is also called as status flag, और उसका लोकेशन यहाँ पे है। और एक बात याद रखना, ये फ्लैग्स के ऊपर ऑपरेंड्स भी है, ठीक है ना? तो ये फ्लैग्स और ऑपरेंड्स क्या है, हम जब मैं ये पढ़ाऊंगा तब ये दोनों चीज पढ़ाऊंगा। और याद रखना यहाँ पे डबल एरो है, दैट इज बायडायरेक्शनल एरो, यानी इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। ओके, सो रिमेंबर दिस। सो ये हो गया मेरा टोटल 4, और एक लास्ट वाला है 5th। द लास्ट वन वाज 5th। द लास्ट वन इज 5th। I'm going to rub this, and the 5th one is timing and control unit. वो कहां पे? वो है इधर। timing and control unit is here. Okay, so what is this timing and control unit is doing? Write on the first point for this. Only 2 points are there. I will explain parallelly, side by side. So for timing and control unit, just write down first point as it directs all internal operations. It
it directs all internal operations. It directs all internal operations and also responsible for generation of control signals. It directs all internal operations and also responsible for generation of control signals. वो इसका काम है, इसका काम है, वो इसका काम है. अभी इसका काम क्या है? It directs all internal operations and also responsible for generation of control signals. अभी suppose अभी मेरा इंस्ट्रक्शन है, suppose add a comma b, तो add का जो मशीन ऑपकोड है वो यहाँ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा नहीं. ये किसके लिए है? टू स्टोर द इंटरनल डेटा. तो मेरा ए बी जो इंस्ट्रक्शन में लिखा है वो आएगा इधर, मेरा जो ऑपकोड है वो जाएगा इधर. बिकॉज एलयू को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन क्या करना है. सब्ट्रैक्शन करना है, एंड ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, एडिशन करना है. ये क्या करना है, ये कहाँ पे समझना चाहिए? एलयू. तो आपका जो ऑपकोड है ऐड का वो यहाँ पे जाता है और आपका जो डेटा है वो इधर आता है. तो इधर भेजना क्या, उधर भेजने का क्या, ये सब काम इसका होता है. बिकॉज इट इज गोइंग टू कंट्रोल. अभी कंट्रोल बोल, एंड इट इज ऑल्सो जनरेटिंग द कंट्रोल सिग्नल्स. द कंट्रोल सिग्नल्स, फॉर टाइम बीइंग यू जस्ट रिमेंबर, द कंट्रोल सिग्नल्स आर रीड एंड राइट. तो मुझे रीड करना है, मुझे अगर रीड करना है तो मैं डेटा लूंगा, मुझे अगर राइट करना है तो मैं डेटा दूंगा. ओके, तो रीडिंग करना है या राइटिंग करना है, everything is controlled by this particular block. Okay, reading means fetching the instruction, fetching the data from the memory. Writing means giving the data to the external memory या फिर giving the data to the IO devices. Okay, ये जो डायरेक्शन है अंदर का या बाहर देने का, ये डायरेक्शन डिसाइड काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. So your control unit is responsible for generating the control signals, and the control signals are read and write, read and write, whether I want to read or whether I have to write. So this is the function of this. Okay, and the second one, this is most important, the work, that is update the offset address registers and status flags. Update the offset address registers and status flag. आपको पता है आपके ऑफसेट एड्रेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है 1 2 3 4, तो इसको भी अपडेट करने का काम, इसको भी अपडेट करने का काम इसका होता है, इसका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का. ओके, बिकॉज अगर मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो आई शुड नो द ऑफसेट एड्रेस. मेरे पास बेस एड्रेस तो प्रेजेंट है, बेस एड्रेस मेरा सेगमेंट रजिस्टर्स में, लेकिन अगर मेरे पास ऑफसेट एड्रेस नहीं रहेगा तो आई कैन नॉट गो टू द पर्टिकुलर लोकेशन. तो वो अपडेट करने का काम, everything will be done by this, and your base also, your offset addresses are here, your offset address are here. And what is your instruction pointer? That is also an offset address. तो उसका क्या काम होता है? To execute the next instruction. Yes, IP address will hold the address location which have to be executed next. So the next instruction which has to be executed, that address location is stored into the IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और ये बाकी के 4 पॉइंटर SP, BP, SR, DI. ओके, तो ये भी अपडेट करने का काम होता है कंट्रोल एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का. ओके, सो अपडेट द ऑफसेट एड्रेस रजिस्टर्स एंड स्टेटस फ्लैग. ये स्टेटस फ्लैग अभी इसके बाद ही मैं तुरंत लेने वाला हूँ. तो ये भी अपडेट करने का काम, ये जो फ्लैग्स दिख रहे हैं अपने नीचे, ये भी अपडेट करने का काम कंट्रोल एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का होता है. ये भी अपडेट करने का काम इसका होता है. ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन जस्ट पुट अप एन asterisk there to update the offset address registers and status flags. So that is the second point. Okay, so before I rub this, so total 5 units, functional units are, again we'll see which are they. The first unit, GPRS. The second unit, pointer and index register. So 2 pointers, stack pointer and base pointer, and 2 index register, source index and destination index. Okay, so this is the second unit. Third unit, ALU, to carry out the arithmetic and logical unit. The size of ALU is 16 bits.
The fourth one, flag registers, which are also called as status flag. That is here. That is here. Okay. And the fifth one, that is timing and control unit. It is here. अभी ये सब अगर सर्कल मैंने कर दिए तो कुछ सर्कल बाकी है अभी? Anything is left? No. I have covered all the 5 functional units. I have covered all the 5 functional units. सर So, हाँ, yes. Any question? Yes. यस सर. सर स्टैक सर जो पॉइंटर्स है सर उनका एड्रेस कितना है? सॉरी वो उनका 16 मेमोरी 16 bit. एंड सर जो ये ऑपरेंड सेक्शन है फ्लैग्स के ऊपर सर उसका भी 16 बिट है. 16. Status flag 16, operand size 16, ALU 16, data bus 16, address bus 20, AH 8, AL 8, AX 16. हाँ सर एक और क्वेश्चन है सर. हाँ. सर EU सर BIU को रिक्वेस्ट करता है एड्रेस फेच करने के लिए सर. हाँ. तो सर वो उसमें इसमें से सर कौन सा ये पार्ट उस मतलब उस वैसे वर्क करता है? आई मीन कौन रिक्वेस्ट करता है BIU को? ये आपके जब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको ALU को पता चलता है कि मुझे एडिशन करना है. ओके. और जब आपका डेटा A और B आता है, लेकिन A और B मुझे कहां से लेना है? A और B मुझे कहां से लेना है? That is generated by the 20-bit physical address. तो A का फिजिकल एड्रेस, B का फिजिकल एड्रेस, वो कहां से मुझे लेना है? That has to be created by whom? That has to be created by your segment address and offset address. तो आपका ऑफसेट एड्रेस यहाँ से जाएगा और आपके ये देखो, ये देखा आपको ये एरो ये इनकम्प्लीट है, ये ऊपर जाके किसको लग रहा है? ये ऊपर जाके सेगमेंट रजिस्टर को लग रहा है. Am I right? Yes sir. ये जाके ऊपर सेगमेंट रजिस्टर को लगेगा. सेगमेंट रजिस्टर कैलकुलेट करेगा 16-bit segment register plus 16-bit offset address will generate the 20-bit physical address, and that 20-bit physical address will go to the memory location and will find where is A and where is B depending upon that location. And then once we get the location, then fetching will done, and that fetching will go to the instruction queue. Instruction queue में आपके data आ जाएंगे, then it will go to the data bus and then it will be stored here. This is how the cycle goes. Okay, is it sir. clear? Yes sir. You have to imagine everything. इसलिए मैंने एक एक पार्ट आपको आराम से सिखाया क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेचिंग करना, बाद में फेचिंग का डेटा इंस्ट्रक्शन इधर आ जाता है, इस इंस्ट्रक्शन से then it will go. Okay, so everything will happen systematically. Everything will happen systematically. So you should remember that the data fetching or the instruction code fetching that will be done by your BIU, but EU बताता है BIU को कि डेटा कहां से फेच करना है और इंस्ट्रक्शन कहां से फेच करना है. क्योंकि इंस्ट्रक्शन का जो भी काम प्रोसेसिंग होता है वो EU में होता है. जब प्रोसेसिंग होता है इंस्ट्रक्शन का या फिर वो इंस्ट्रक्शन को हम जब डिकोड करते हैं तब हमको पता चलता है कि डेटा कहां से लेना है और इंस्ट्रक्शन ऑपकोड कहां से लेना है. Unless and until your instruction is decoded in the EU, you will not know your location कहां पे, जहां पे से मुझे डेटा लेना है और जहां से मुझे कोड लेना है. I hope you have understood this. Yes sir. Okay. Now write down the separate topic as status flags. सर हाँ. सर वो ऑपरेंड्स और फ्लैग्स के यहाँ पे जो बाई डायरेक्शनल वाला एरो है वो उसका आपने क्या बताया? हाँ, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी कुछ डेटा है जो यहाँ से जनरेट होगा वो इधर भी जा सकता है, यानी सिस्टम बस में जा सकता है, या फिर सिस्टम बस में का भी डेटा इधर जा सकता है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल. और एक बात ये आपको दिख रहा है, ये मैंने ऐसा बनाया. ओके. और ये बाई डायरेक्शनल मैंने ऐसा बनाया. ये सिंगल लाइन बनाई और ये मैंने ऐसा बनाया. तो ये जब मैं ऐसा बनाता हूं इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ सिंगल बिट which has to be transferred. It is a 16 bit. इसलिए मैंने ऐसा बनाया कि यहाँ पे 16 लिखा है. So I can say this here I am having the bundles of 16 bit. That means 16 bit can be transferred from here. और जब मैं सिंगल लाइन बनाता हूँ इसका मतलब 1 bit of data will be only going there, going out as well as coming in. That is the meaning. Single line means this line.
और अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, दैट मीन्स ऐसा करके कुछ लिखता हूँ, तो इसका मतलब इसका साइज 16 बिट का है, इसका साइज 16 बिट का है. दैट इज इट. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Any more questions? Okay, shall I run this now? I hope everyone has understood this. Okay, I'm going to rub this and write on the heading as status flag. फटाफट लिखो status flag. And write down in the status flag, एक sentence लिखो. The size of status flag is of 16 bit. The size of status flag is of 16 bit. Out of which 9 flags are used. Out of which 9 flags are used. And other 7 flags are not used. And draw this register, status flag register along with me. टोटल आपको 16 ब्लॉक्स बनाना है, ठीक है ना. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. एक और हमको बनाना है. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes. So see the numbering. Starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 0 to 15, that means 16 bit. तो मैंने आपको लिख के दिया था टोटल 16 बिट साइज होती है, उसमें से सिर्फ 9 फ्लैग्स आर यूज्ड, अदर 7 फ्लैग्स आर नॉट यूज्ड. ओके, एंड दिस इज द फ्लैग रजिस्टर. अब इनमें से कौन से नहीं यूज्ड है और कौन से यूज्ड है, राइट डाउन इनसाइड दिस. don't care, that means they are not used. There is one flag which is called as OF, there is other flag which is called as DF, there is other flag which is called as IE, there is other flag which is called as TF. ये फटाफट बनाओ. Then comes SF, then comes ZF, then comes don't care, not used, AC, then comes not used, then comes PF, then comes not used, and then comes CF. We'll write the meaning of this also. मेरे साथ लिखो फटाफट. This is called as overflow flag. This is called as directional flag. हैंडराइटिंग अगर क्लियर नहीं तो मुझे पूछो. This is called as interrupt enable flag. Interrupt enable flag. This is called as track flag. This is called as sign flag. ऊपर लिखता हूं sign flag. This is called as zero flag.
This is called as auxiliary flag. Auxiliary flag. This is called as parity flag. Parity flag. And this is called as the last one. This is called as carry flag. This is called as carry flag. सर SF बाकी है। SF का लिखा है ये साइन फ्लैग, ठीक है ना? Say I'm repeating here. OF overflow flag, DF directional flag, IE interrupt enable flag, TF trap flag, SF sign flag, ZF zero flag, AC auxiliary flag, PF parity flag, CF carry flag. यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो है, this is called as status flag, status flags. 0 to 7 ना सर? 0 to 7 स्टेटस फ्लैग। इसमें से एक स्टेटस फ्लैग यहाँ पे भी है, तो यहाँ से 0 to 7 तक स्टेटस फ्लैग्स होते हैं, और ये भी एक स्टेटस फ्लैग है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, वो स्टेटस फ्लैग कौन सा है? ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। और इसके अलावा जो भी फ्लैग है दे आर कॉल्ड एज, उसके अलावा ये मेरे ख्याल से 1 2 3, यस 1 2 3। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से लेके ऐसा कर दो, यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लैग, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लैग। सर 8 to 10 8 to 10, यस 8 to 10 यानी 3 फ्लैग, डायरेक्शनल फ्लैग, इंटरप्ट अनेबल फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग। ये तीनों है कंट्रोल फ्लैग। और स्टेटस फ्लैग है कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। एक काम करो, ऑक्सिलरी फ्लैग ऐसा लिखो, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, not only auxiliary flag but you should say auxiliary carry flag. Please make the correction, auxiliary carry flag, auxiliary carry flag. Okay, zero flag ये flag. Okay, now this is the total picture, this is the total picture. सबने ड्रॉ किया? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे? 1:10 12:20 ना? नहीं सर, 1:10 को ब्रेक है अभी। अच्छा ब्रेक है क्या? अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं तो फिर मुझे अगली बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। आई विल टेक ओनली 5 minutes, नॉट मोर देन दैट। सो योर ऑक्सिलरी, सॉरी योर स्टेटस फ्लैग, अभी यहाँ पे स्टेटस है। स्टेटस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस? नाउ whenever you do some operations, like if you do addition, if you do subtraction, multiplication, division, now if you do some of the operations, that answer, the result you will get, the ultimate result you will get, but while doing that operation you have to upgrade some status, you have to update some status. For example now आपके जो ये टोटल 16 बिट्स है, उसमें से कुछ जो बिट्स है, that is 6 bits, they are the 6 status flag. Okay, so they are the 6 status flag. So 1 2 3 4 5 and this one is 6. So 6 status flag and 3 control flags. So out of this total 16, 9 are only used and other 7s are not used. Which are not used, usko maine cross डाला है. And out of the 9, you should say
6 are the status flags and 3 are the control flags. Now we'll see what are the status flag. तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट तो आता है फाइनल, लेकिन during that operation something is getting updated, so we have to update, and that updation is done in this particular flag. We'll go one by one. We'll see the carry flag. Now during the operation, if the carry is generated, I will give an example. I will just rub this part. अगर मुझे 8 बिट का ऑपरेशन करना है, सपोज 1 1 1 1 0 1 1 1, ये 8 बिट, ये मुझे ऐड करना है फिर से 8 बिट्स को, 0 0 1 1, I will write down here 1 and 1 0 0 0. Okay, so 4 bit and 4 bit, 8 bit, this is also 4 bit and 4 bit. Now if I do the addition and after the 4th bit, if the carry is generated over the 5th bit, while doing the addition, up to 1 plus 1 is 0, carry 1. Now carry is generated. Now whenever such carry is generated, this has to be reflected in the carry flag. So your carry flag will have 1. Your carry flag will have 1. अगर carry flag 1 होता है, इसका मतलब वो जो कुछ भी रिजल्ट आया है उसमें कैरी जनरेट हुआ है. कहां से जनरेट हुआ है? 4th बिट से. ओके, वैसे ही अगर कैरी जनरेट होता है 8th बिट से, 8 बिट से अगर कैरी जनरेट होता है, तब वो कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में. सो प्लीज रिमेंबर, if the carry is generated from the 4th bit, your CF becomes 1. If the carry is generated from the 8th bit, your AC becomes 1. If the carry is not generated, CF will be 0. And if the carry is not generated from the 8th bit, your AC will be 0. Okay, so these are the two flags I have explained. Now comes the parity flag. अब parity flag में क्या होता है? सपोज मुझे कुछ एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद मुझे एक आंसर मिला, तो वो भी आंसर मेरा 1s और 0s में रहेगा. सपोज अगर नंबर ऑफ वंस आर इवन, if the number of ones are even in the final result, then your parity flag becomes 1. And if the parity flag is 0, that means the result which is generated will have odd number of ones. So depending upon the total number of ones in the final result, your parity flag will be 1 or 0. If the number of ones are even, PF will be 1. If the number of ones are 0, the PF will become 0. So this is the third one. Then comes 0 flag. Now suppose I am doing the addition and the result becomes 0. अगर मुझे result 0 आता है, then your 0 flag will become 1. If 0 flag is 0, that means आपका जो भी आंसर है, that is non-zero answer. So whatever the operation I am doing, it is reflected somewhere in the carry flag. That is why it is called as the status flag. Okay, so 0 flag I have explained. Then comes the sign flag. Now during this calculation, if your 8th bit, the result of 8th bit comes 1. If your 8th bit, the result comes to be 1, that means it is a signed result. This is a signed result. So in that case, your sign flag will become 1. And if the result, if your 8th bit is suppose 0, that means your sign flag will be 0. So this will indicate whether this is signed or unsigned result. Okay. So if it is 1, SF becomes 1. If it is 0, your SF will be 0. Okay. Trap flag, interrupt flag, directional flag will not study right now. इसके लिए अलग चैप्टर है, अलग मॉड्यूल है, तो अभी मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा. ओके, अभी नहीं पढ़ाऊंगा. Then comes the last one, that is overflow flag. Overflow flag क्या होता है? Now I am adding 8 bit with 8 bit suppose, but during the addition, suppose यहाँ पे 1 है, so 1 plus 1 is 0, carry 1. So आपका रिजल्ट भी वैसे 8 बिट आना चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट कितना आ रहा है? 9 बिट. So whenever there is a 9th bit generation, if I am doing the addition of 8 bits, then there is a overflow means getting the 9th bit while doing some operations, if I am doing the operation on the 8 bits. So in that case, if the 9th bit is generated, this overflow flag will be 1. And if overflow flag is 0, that means there is no overflow. There is no overflow. Okay. Now ये हो गया स्टेटस फ्लैग. तो आपको मैंने जो दिखाया था EU में, बस 2 मिनट लूंगा मैं, नॉट मोर देन दैट.
मैंने जो आपको यू में जो लास्ट में बताया था, यहाँ पे फ्लैग होता है और यहाँ पे ऑपरेंड होता है। तो ये जो फ्लैग है ना, ये दिख रहा है 16 बिट का, ये पूरे के पूरा ऐसा होता है, ये पूरे के पूरे ऐसा होता है। लेकिन अगर मुझे इसमें से कुछ यूज करना है, इसमें से अगर मुझे कुछ यूज करना है फॉर फर्दर कैलकुलेशंस, फॉर फर्दर ऑपरेशन, सपोज मुझे कैरी फ्लैग का यूज करना है फॉर फर्दर ऑपरेशंस, दिस कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है दैट विल बी पुट अप इन द ऑपरेंड, दैट विल बी पुट अप इन द ऑपरेंड। सपोज मुझे पैरिटी फ्लैग का यूज है फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस, दैट पीएफ का वैल्यू विल बी पुट अप इन द ऑपरेंड। Similarly, AC का value will be put up in the operand. ZF का value will be put up in the operand. Okay, everything will be put up in the operand. Okay, so status flag सिर्फ मुझे status बताता है, लेकिन इसमें से अगर मुझे future operations के लिए use करना है कौन सा भी flag, then that has to be put up in the operand first, and from operand it will go to the system bus, and then further it can be used. तो हम जब आगे जब पढ़ेंगे ना इंस्ट्रक्शंस वो सब, तब हमको और क्लियर होगा कि ये सब बिट्स हमको क्यों यूज किया जाता है फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। ओके, तो ऑपरेंड इज आल्सो 16 बिट, सो व्हाटएवर इफ यू वांट टू स्टोर विल स्टोर, अदर्स विल बी ब्लैंक, या फिर अदर्स विल बी डोंट केयर, अदर्स विल बी डोंट केयर। ओके, सो फ्लैग एंड ऑपरेंड विल गो हैंड इन हैंड, दे विल बी गोइंग टुगेदर। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? इसके लिए मैं राइटिंग नेक्स्ट टाइम दूंगा। Yes, any questions? सर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का क्या ऑपरेशन है सर, 1 मिनट बता दोगे? ऑक्सिलरी कैरी का ऑपरेशन ये है कि अगर आपको 8th बिट में कैरी जनरेट होता है 8th बिट पे, तब ऑक्सिलरी कैरी 1 होता है। अगर 8th बिट पे कैरी जनरेट नहीं होता है तो ऑक्सिलरी कैरी विल बी 0। अगर आपके 4th बिट से कैरी जनरेट हो रहा है, 4th बिट से टू 5th बिट, देन योर कैरी फ्लैग विल बी 1। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है 4th बिट टू 5th बिट, देन योर कैरी फ्लैग विल बी 0। दैट इज इट। ओके सर। हाँ, इफ एवरीथिंग इज ओके यू मे लीव। अटेंडेंस हो गया? नहीं सर। हाँ, अटेंडेंस दे दो। मीनवाइल किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ सर, रोल कॉल स्टूडेंट। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है। रोल नंबर 1 Present, ma'am. 2